नमस्कार प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। देखो इसके कौन कौन से रूप होते हैं। सबसे पहले तो होता है समाचार लेखन। अब समाचार लेखन यानी कि समाचार लिखना, जो भी पत्रकारीय लेखन में, पत्रकारीय लेखन का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो समाचार लिखना होता है। और जो समाचार लेखन है, समाचार लेखन का कार्य पत्रकार करते हैं। और ये पत्रकार कौन से होते हैं? समाचार लेखन में जो पूर्णकालिक और अंशकालिक जो पत्रकार होते हैं, वे समाचार लिखते हैं, समाचार लेखन करते हैं। ये जो पत्रकार होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको एक तो रिपोर्टर कहते हैं, रिपोर्टर। इन्हीं को संवाददाता कहते हैं, संवाददाता भी इन्हीं को कहते हैं। अच्छा, समाचार जो है, मैंने बताया था समाचार लेखन एक तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं समाचार हमेशा। एक समाचार लेखन में ककार होते हैं, ककार। ये ककार 6 ककार होते हैं, ठीक है। 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? क्या, कौन, कहां, ठीक है, किसे, कब, कहां, कब, क्यों। तो इस तरह के ये 6 ककार होते हैं। समाचार लिखने में 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लेखन का कार्य पत्रकार करते हैं। पत्रकार कौन से? एक तो पूर्णकालिक होते हैं, एक अंशकालिक होते हैं। और इन पत्रकारों को संवाददाता या रिपोर्टर कहा जाता है, ठीक है। जो पत्रकारीय लेखन है इसका दूसरा रूप होता है, एक तो होता है फीचर। देखो, एक फीचर होता है, एक लेख होता है। फीचर होता है, एक लेख होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? पहले तो मैं बताता हूं फीचर क्या होता है। यह फीचर एक सुव्यवस्थित सर्जनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख होता है, आत्मनिष्ठ लेख होता है। इसको फीचर कहते हैं। और जो एक सफल फीचर होती है, एक सफल जो फीचर होती है, इसमें एक तो ग्राफिक्स होते हैं, एक रेखांकन होते हैं और एक फोटो होती है। अब जो एक तो फीचर होता है, ठीक है, फीचर तो एक लेख ही होता है। और फीचर कैसे लिखते हैं और समाचार कैसे लिखते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? फीचर और समाचार में यह अंतर है कि जो समाचार होते हैं इनमें लेखक अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, लेखक अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। एक बात। और इसमें फीचर जब लिखता है तो लेखक है अपने विचार या जो अपने दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, यह व्यक्त कर सकता है। इन दोनों में, समाचार में, फीचर में एक तो मुख्य जो अंतर ये है। दूसरा है समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। और जो फीचर है इसकी कोई शैली नहीं होती, मुख्य रूप से ये 2-3 अंतर है इसमें।
ठीक है। उसके बाद आता है कि विचारपरक लेखन। देखो, विचारपरक लेखन क्या होते हैं? विचारपरक लेखन में क्या क्या आते हैं? इसमें लेख होते हैं, टिप्पणियां होती हैं, ठीक है, और इनमें क्या होते हैं? संपादकीय लेख होते हैं। ये सभी विचारपरक लेखन होता है। एक तो संपादकीय लेख होता है इसमें, ठीक है। संपादकीय लेख क्या होता है? संपादकीय जो लेख होता है इसको अखबार की आवाज कहा जाता है। अखबार की आवाज कहा जाता है। एक मोटी बात, विशेष बात यह है कि जो एडिटर होते हैं या को एडिटर होते हैं, जो संपादक होते हैं या सह संपादक होते हैं, केवल संपादकीय लेख वही लिखते हैं, ठीक है। किसी समस्या, किसी भी प्रकार की जो समस्या है या किसी प्रकार की कोई घटना है या कोई भी किसी प्रकार के कोई मुद्दे हैं, उन पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। कौन करते हैं? या तो केवल संपादक लिखेगा, संपादक या सह संपादक द्वारा लिखे जाते हैं। बाहर का कोई भी लेखक या कवि नहीं लिख सकता। बाहर का कोई भी लेखक इसमें भाग नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद होता है एक साक्षात्कार होता है, जिसको अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं। इसमें जो पत्रकार होता है, पत्रकार ऐसे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, ऐसे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है ऐसे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है। उस प्रश्न का एक निश्चित उद्देश्य होता है। उन प्रश्नों का एक निश्चित उद्देश्य होता है। निश्चित उद्देश्य होता है। प्रश्न पूछता है, निश्चित उद्देश्य होता है, और पत्रकार उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यह प्रश्न पूछता है। उसके बाद आते हैं नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये कहता है कि अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है, अचानक लिखे जाते हैं। तो ये कहेंगे कि किसी नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर कम समय में अपने विचारों को संकलन या एकत्रित करके, संकलन करके सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना नए और अप्रत्याशित विषय होते हैं। प्रस्तुत करना, अभिव्यक्त करना, ठीक है, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या कहलाता है।
इसमें देखो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो होता है संस्मरण। अब संस्मरण क्या होता है कि लेखक जो है, संस्मरण क्या होता है, लेखक जो है जो कुछ भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसको चित्रित करना ही संस्मरण होता है। संस्मरण क्या होता है कि लेखक अपने अनुभवों को चित्रित करना। लेखक जो कुछ देखता है और देख करके देखता है और उसका जब अनुभव करता है, जो भी चित्रित करता है, जिसका चित्रण करता है, चित्रित करता है, यह संस्मरण होता है। संस्मरण होता है। उसके बाद दूसरा होता है रेखा चित्र। देखा, रेखा चित्र क्या होता है कि जब लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई घटना या कोई भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी या सजीव चित्रण करना रेखा चित्र कहलाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, कोई भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी या सजीव चित्रण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। जो पहला रेखा चित्र था वो था पदम पराग पदम शर्मा। पदम पराग, पदम सिंह शर्मा भी कह दो, पदम शर्मा। ये क्या था कि प्रथम संकलन, रेखा चित्र का जो प्रथम संकलन किसने किया था? प्रथम संकलन किया था पदम पराग पदम सिंह शर्मा। प्रथम संकलन करता रेखा चित्र का पदम पराग पदम सिंह शर्मा। रेखा चित्र होता है लेखक किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, जो हमारे हृदय को छू जाए, या सजीव, जो जीवित हो जाए, ऐसा चित्रण करता है, वो रेखा चित्र होता है। संस्मरण होता है कि लेखक जो कुछ भी देखता है, अनुभव करता है, उसका जो चित्रण करता है। उसके बाद एक होता है रिपोर्टाज। रिपोर्ट और रिपोर्टाज अलग अलग होती है। रिपोर्ट तो प्रतिवेदन होता है, ठीक है। रिपोर्टाज क्या होती है कि किसी घटना, किसी वस्तु, कोई खबर या फिर जो भी हमारा आंखों देखा हाल है, उसके जो भी जानकारी है, जो भी तथ्य है, जिसमें संपूर्ण जो विवरण है, संपूर्ण विवरण दिखाई दे, दृश्यमान हो, दिखाई देता हो। कोई भी घटना है, किसी प्रकार की घटना है, किसी वस्तु के बारे में, किसी खबर के बारे में, या फिर जो हमारा आंखों देखा हाल है, उसके जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारी है, या जिसमें संपूर्ण विवरण दिखाई देता हो, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। अब
प्रथम जो रिपोर्ट आज है, जो प्रथम रिपोर्ट आज लिखी गई थी, ये थी लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा प्रथम रिपोर्ट आज थी लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान की। ये रिपोर्ट आज है शिवदान सिंह चौहान की। शिवदान सिंह चौहान की। अच्छा, उसके बाद एक होती है आत्मकथा। आत्मकथा होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई लेखक स्वयं की पूरे जीवन की, स्वयं की जानकारी लिखता है, अपनी जीवनी लिखता है, स्वयं की जीवनी लिखता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। स्वयं की ऑटोबायोग्राफी होती है। और प्रथम जो प्रथम आत्मकथा लिखी थी, अर्धकथानक थी। हिंदी साहित्य में जो प्रथम आत्मकथा लिखी गई थी वो अर्धकथानक थी, बनारसी दास जैन की। ये लिखी थी बनारसी दास जैन ने। प्रथम जो आत्मकथा लिखी गई थी बनारसी दास जैन, अर्धकथानक के नाम से ये लिखी गई थी। जब व्यक्ति स्वयं की जीवनी लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं। उसके बाद यदि मैं कहूं कि जीवनी, जीवनी क्या होती है? जीवनी बायोग्राफी होती है, जन्म से मृत्यु तक उसका क्रमबद्ध ब्यौरा, कि किसी भी व्यक्ति के जीवनी होती है, किसी भी व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक जितनी भी उसकी घटनाएं हैं, घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा, क्रमबद्ध जो ब्यौरा होता है, कर्म के अनुसार लिखा गया जो ब्यौरा होता है, ठीक है, वो जीवनी होती है। जन्म से मृत्यु तक क्रमबद्ध ब्यौरा, या फिर इसको क्रमबद्ध, इसका विवरण भी लिख सकते हो। विवरण और ब्यौरा एक ही बात है। क्रमबद्ध विवरण जीवनी होती है। अब इसमें दयानंद जी की दिग्विजय जो प्रथम जीवनी लिखी गई थी, प्रथम जीवनी है, यह है दयानंद दिग्विजय। दयानंद दिग्विजय, यह है गोपाल शर्मा। ये जीवनी लिखी थी गोपाल शर्मा ने प्रथम। प्रथम मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास था परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ये था लाला श्रीनिवास द्वारा रचित। प्रथम मौलिक नाटक ये था नहुस का पतन। लाला, ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का पिता था। कौन था? प्रथम मौलिक एकांकी ये थी एक घूंट।
जयशंकर प्रसाद। प्रथम मौलिक कहानी ये थी इंदुमती, इसका राइटर था किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सर्जनात्मक लेखन। सर्जनात्मक लेखन, देखो सर्जनात्मक लेखन में कौन कौन से हैं। एक तो हो गई हमारी कविता, एक हो गई हमारी कहानी, और एक हो गया नाटक। देखो कविता, कविता क्या होती है। सबसे पहले तो कविता जितनी भी ललित कलाएं हैं, जितनी भी ललित कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, ललित कलाओं में सबसे ऊपर है, सबसे जो ऊपर है स्थान है वो कविता का है। कविता एक ऐसी विधा है जिसमें जो भी हमारे मनोभाव हैं उनको कलात्मक रूप में भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करना कविता होती है। मैं कहूं कि कविता ऐसी विधा है, ऐसी विधा है जिसमें हमारे जो भाव हैं, हमारे जो भाव हैं उनको कलात्मक रूप देने के लिए, कलात्मक रूप देने के लिए शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है, शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो इसका जो, चूंकि इसमें तत्व तो कई होते हैं, लेकिन ये जो कविता है ये संवेदना के सबसे नजदीक होती है। जो हमारे मन की संवेदना है, संवेदना के सबसे नजदीक होती है, क्योंकि कविता में जो संवेदना है, एक वो रत्नाकर डाकू हुए थे, उनको भी वाल्मीकि बना दिया था कविता ने। इस संवेदना के कारण, इस संवेदना के कारण रत्नाकर डाकू को भी वाल्मीकि बना दिया था कविता ने। अब कविता के जो तत्व होते हैं, कविता के तत्व होते हैं जो कविता की संरचना करते हैं। तो कविता की संरचना में एक तो देखो कल्पना होती है, ठीक है, कल्पना से कविता रची जाती है। वहां का परिवेश होता है, उसका परिवेश देखा जाता है, वो माहौल, इन्वायरमेंट कैसा है, उसमें बिंब होते हैं, ठीक है, इसमें छंद होते हैं और इसमें रस होते हैं, इस तरह के तत्व होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर काव्य का निर्माण करते हैं, काव्य का निर्माण करते हैं। लिखो इसको, देखो सबसे पहला जो काम है कि कविता में सबसे पहले तो शब्दों का महत्व होता है।
सबसे पहला काम है कविता में शब्दों का महत्व होता है। शब्दों का महत्व यानी कि कविता का जो कलेवर है यह है शब्दों से बढ़ता है, क्योंकि प्लेइंग विद वर्ड्स, कवि है अपनी भावनाओं को कविता में शब्दों द्वारा आकार प्रदान करता है, शब्दों द्वारा आकार प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद होता है कविता में अगला तत्व होता है बिंब। बिंब क्या होता है कि बिंब, मैं कहूं कि विशेष शब्दों को, कोई विशेष शब्द है, विशेष शब्दों को पढ़कर या सुनकर हमारा जो मन है, हमारा मस्तिष्क है, हमारे मन में कुछ चित्र उभर जाते हैं, कुछ चित्र उभरते हैं। ठीक है। यही जो स्मृति चित्र है, इन स्मृति चित्रों को बिंब कहते हैं। जो हमारे मानस पटल पर, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जो भी दृश्य हमारे सामने, जो भी स्मृति चित्र जो होते हैं, जो दृश्य जो हमारे मन में एक धारणा बनती है, ठीक है, कविता में कोई शब्दों को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में, हमारे मानस पटल पर कुछ चित्र उभरते हैं, और यही स्मृति चित्र बिंब कहलाते हैं। कविता में बिंब होते हैं, बिंब कहते हैं। एक जो विशेष तत्व होता है छंद होता है, जो आंतरिक लय होती है, यति गति से मिलकर छंद बनता है, आंतरिक लय होती है। ये एक तो कविता का शरीर कहा जाता है। कविता का शरीर किसे कहा जाता है? तो कविता का जो शरीर बनता है वो छंद से बनता है, क्योंकि छंद का एक तो फायदा ये होता है कि जो पाठक होते हैं उनके अंदर सौंदर्य का बोध केवल छंद करवाते हैं। एक कविता को जब हम कंठस्थ करते हैं ना, तो इसमें छंद की सहायता ली जाती है, क्योंकि हम इसको आंतरिक लय से जब उस कविता को गाते हैं तो ही वो याद होती है। तो एक तो इसमें खास बात यह है कि सौंदर्य का बोध छंद करवाते हैं, एक तो सौंदर्य का बोध होता है, और एक हम कविता को जब कंठस्थ करते हैं, कंठस्थ करने में छंद है ना, इसका विशेष महत्व होता है। दो ही बातें होती हैं, इसके सौंदर्य का बोध होता है, और इसको कंठस्थ करने में आंतरिक लय जब हम कविता को गाते हैं छंद के माध्यम से, तो वो हमें याद हो जाती है, कंठस्थ हो जाती है। फिर होता है नाटक। नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम होता है, दृश्य का भी होता है, देखते हैं हम नाटक में। तो नाटक यह गद्य का कथात्मक रूप है, जिसमें अभिनय होता है, संगीत होता है, नृत्य होता है। यह नाटक गद्य की कथात्मक विद्या है, जिसमें संगीत होता है, जिसमें नृत्य होता है, संगीत होता है, और इसके साथ ही अभिनय होता है, संवाद होता है,
अभिनय होता है, संवाद होता है। संवाद आदि के द्वारा रंगमंच पर अभिनीत करते हैं, अभिनीत किया जाता है, इसे नाटक कहते हैं। अच्छा, नाटक दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम होते हैं। नाटक को एक तो पांचवा वेद कहा जाता है। चार तो वेद है, पांचवा वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक, अथर्ववेद और पांचवा वेद नाटक को कहा जाता है। और जो भी ये जो क्या बोलते हैं नाट्य शास्त्र का जो संस्थापक है ये भरत मुनि को कहा जाता है, भरत मुनि को कहा जाता है। अच्छा, नाटक के 7 तत्व बताए गए हैं। सबसे पहला जो तत्व है ये होता है कथा वस्तु, कथानक, या फिर इसको बोलते हैं कथा वस्तु। कथा वस्तु में क्या होता है कि एक तो नाटक जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है, संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। और जो कथानक या कथावस्तु होती है ये कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, इसमें प्रारंभ होता है, ठीक है, फिर उसका विकास होता है किसी चीज का, वो कहानी या नाटक आगे बढ़ता जाएगा, विकास होगा, फिर वो उसकी चरम सीमा होती है, ठीक है, और लास्ट में अंत होता है। ये सारे पार्ट कथानक या कथा वस्तु के होते हैं। दूसरा होता है चरित्र चित्रण, पात्र एवं चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण जितने भी एक तो पात्र जो होते हैं वो सीमित पात्र होते हैं नाटक में, ठीक है, ज्यादा लेंगे तो नीरस हो जाता है। सीमित पात्र होते हैं और जो नाटक की सफलता है इन चरित्र चित्रणों पर निर्भर करती है। इनकी जो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है, ये स्थितियों के अनुसार, जो भी जैसी कंडीशन है उसके अनुसार, और इनकी जो क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, ये नाटक को सफल करती है। उसके बाद तीसरा होता है संवाद, या फिर इसको कथोपकथन बोलते हैं। देखो, संवाद एक तो जो भी पात्रों के संवाद हैं वो क्लिष्ट शब्दावली में नहीं होने चाहिए, वो हमेशा सरल, सहज और प्रभावशाली होने चाहिए, भावों के अनुसार होने चाहिए। तो जो भी कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, जो चरित्र चित्रण करते हैं, इनके लिए एक संवाद का विशेष महत्व होता है। सबसे मेन जो होता है नाटक में वो संवाद होते हैं। संवाद एक नाटक को सफलता प्रदान करते हैं, क्योंकि संवाद की सफलता पर ही नाटक की सफलता निर्भर करती है। उसके बाद जो चौथा आएगा चौथा जो होता है तत्व वो होता है देश काल या फिर वातावरण। देखो, देश काल या वातावरण का मतलब ये होता है कि जब नाटककार नाटक बनाता है तो जैसे भी पात्र लेता है या जो भी घटना लेता है, जो भी विषय होता है, वो उसी वातावरण या उसी देश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई जैसे मान ले किसी देश में सर्दी अधिक होती है और वो नाटक गर्मी का प्रस्तुत करे, ठीक है, तो जिस हिसाब से जो उसकी जो घटनाएं उसमें उसने शामिल की है, जो भी कथा उसकी है, जो भी वो बताना चाहता है दर्शकों को, पाठकों को जो दिखाना चाहता है, तो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पांचवा जो है वो होता है उद्देश्य। देखो, उद्देश्य हर नाटककार अपना अपना उद्देश्य लेके आता है।
तो दो प्रकार के नाट्यकार हुए, एक तो भारतीय नाट्यकार है, एक पाश्चात्य नाट्यकार है। तो भारतीय नाट्यकार है वो तो अपने नाटक में रस को प्रदान करते हैं, रसों को प्रदान करते हैं, रसों के द्वारा वो उसका उद्देश्य अपने नाटक में जो रस होते हैं, रस के माध्यम से वे अपना उद्देश्य निरूपित करते हैं। जबकि जो पाश्चात्य होते हैं वो क्या करते हैं कि बाह्य और जो आंतरिक होते हैं उनके संघर्ष द्वारा पाठक को उद्देश्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे दो प्रकार के होते हैं, तो भारतीय होते हैं, भारतीय नाटककार हैं, ये तो अपने नाटक में रसों को महत्व देते हैं, उसका उद्देश्य का जो निरूपण है रस के द्वारा करते हैं। और एक पाश्चात्य जो नाट्यकार हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, अपने नाटक का जो उद्देश्य होता है कि आंतरिक और बाह्य संघर्ष के द्वारा, बाह्य संघर्षों के द्वारा उद्देश्य का निरूपण करते हैं। ठीक है। और जो सातवां है, सातवां जो तत्व है वो होता है अभिनय। अभिनय सबसे मुख्य तत्व होता है नाटक का, क्योंकि नाटक हमेशा रंगमंच पर ही अभिनीत होता है। तो रंगमंच होगा तो ही वो अभिनय करेंगे, तो अभिनय सबसे मुख्य तत्व होता है। अभिनय चार प्रकार के माने जाते हैं, अभिनय चार प्रकार के माने जाते हैं। ये चार प्रकार के हैं, आंगिक, अंग से, आंगिक, सात्विक, आहार्य और वाचिक। बोलकर, ग्रहण करके, अंगों के द्वारा। तो ये चार प्रकार के अभिनय के चार अंग होते हैं, आंगिक, आहार्य, वाचिक और सात्विक। और अभिनय सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि हमेशा जो नाटक होता है, नाटक की सफलता उसके अभिनय से होती है। और अभिनय हम रंगमंच पर करते हैं, तो इसमें रंगमंच का होना भी अनिवार्य है। कहानी हमने कर ली थी, ठीक है, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया था, और ये दोनों इसमें हो गए। तो ये तीन ही है इसमें सर्जनात्मक।